आम यस्मिन्नस्तः कर्म विपाको यत आस्तां क्लेशा यस्मिन्नालम् अनन्ध्या निखिलानां नावच्छिन्नः कालदृशा यः कलयन्त्या लोके सह तं कैटवशत्रुं प्रणमामि। यः सर्ववित् सर्वविभूतिशक्तिः विहीनदोषोपहितक्रियाफलः विश्वोद्भवान्तस्थितिहेतुरीशो नमस्तु तस्मै गुरवो गुरोः। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थानम, भारतीय शिक्षण मंडल एवं शास्त्र रक्षण प्रकल्प संस्कृत भारती के सह अनुकूल्य में आयोजित यह वेब व्याख्यान सत्र का आज चतुर्थ व्याख्यान है। व्याख्याकर्ता हमारे गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी, आपका हम अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें व्याख्यान के द्वारा अनुग्रहित करें। गुरु जी। हाँ, विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारत शिक्षण मंडल तथा संस्कृत भारती के शास्त्र संरक्षण प्रकल्प, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र के अध्ययन के क्रम में आज चौथा पाठ होना है। इससे जुड़े हुए, इससे संबद्ध जितने प्रतिभागी हैं उन समस्त प्रतिभागियों का हृदय से स्वागत है। हम लोगों ने इसके पूर्व की कक्षा में यह पढ़ा था कि जब असंप्रज्ञात योग की स्थिति होती है तब तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जो दृष्टा अर्थात पुरुष आत्मा अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप का तात्पर्य है निर्विषय चैतन्य स्वरूप में अवस्थित होता है, ये बतलाया गया। उसके पश्चात ये बतलाया गया, ये एक शंका उसमें उपस्थित की गई कि क्या जो व्युत्थान का समय है उस समय क्या पुरुष अपने स्वरूप में नहीं रहता है, अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं रहता? अगर नहीं रहता है तब तो फिर जो अपरिणामी है पुरुष वो फिर अपरिणामी नहीं रहेगा। तो इसी शंका के निवारण करने के लिए वो कहते हैं आगे कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र अर्थात व्युत्थान के समय में, व्युत्थान के काल में वह जो पुरुष है वृत्ति सारूप्य अर्थात बुद्धि वृत्ति के समान आकार वाला वह पुरुष प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। वस्तुतः होता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है बुद्धि के सानिध्य के कारण। तो उसमें ये प्रश्न उठाया गया था कि समान रूप से अगर व्युत्थान काल में बुद्धि और पुरुष दोनों एक समानाकार में अगर दिखता है तो समानाकार दिखने का दो अर्थ हो सकता है। एक तो अर्थ यह कि पुरुष के आकार में बुद्धि प्रकाशित हो तो भी जो है दोनों समानाकार में प्रकाशित दिखेंगे, और बुद्धि वृत्ति के आकार में अगर पुरुष दिखाई पड़े, पुरुष का प्रकाशन हो, तो भी दोनों समान आकार में प्रकाशित हो रहा है इस रूप में हमको प्रतीत होगा। तो किसके आकार में प्रतीत, अथवा यूं भी हो सकता है तीसरे ही आकार में दोनों प्रतीत हो तो भी समान आकार वाले प्रतीत हो सकते हैं। इस प्रश्न का समाधान करते हुए वहां पर जो पंचशिखाचार्य का जो सूत्र है उसको उद्धृत करते हुए भाष्यकार ने ये कहा कि एकमेव दर्शनम, और उसके तुरंत बाद कहा ख्यातिरेव दर्शन। उस समय जो है दोनों का दर्शन एक जैसे होता है, दोनों का प्रकाशन एक रूप में होता है, लेकिन किस रूप में होता है उसका उत्तर दिया ख्यातिरेव दर्शनम, अर्थात वह जो प्रकाशन है वो बुद्धि वृत्ति के रूप में, अर्थात ख्याति के रूप में का तात्पर्य बुद्धि वृत्ति के रूप में ही उसका प्रकाशन होता है। बुद्धि यदाकाराकारित प्रतीत होती है उस तदाकाराकारित ही पुरुष प्रतीत होने लगता है, इसीलिए कहा कि वो ख्यातिरेव दर्शनम। तो यहां तक बतलाने के बाद फिर ये एक प्रश्न उठाया गया कि ये तो अनंत वृत्तियां हैं, प्रतिक्षण हमारा चित्त जो है तत्तर विषयों के आकार में आकारित होता रहता है,
तो ऐसी स्थिति में वृत्तियां तो अनंत है, लेकिन अनंत होते हुए भी वे निरोध योग्य है। इस कारण से उनका निरोध करने के लिए कितनी वृत्तियां हम समझें उसको बतलाने के लिए कहा वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। जो वृत्तियां हैं ये वृत्तियां कितनी हैं तो कहते पंचतयः, पंच अवयवाः अथवा प्रकाराः यस्याः सा पंचतयी, उसी का बहुवचन का रूप है पंचतयः। वृत्तयः चूंकि बहुवचन है इसीलिए पंचतयः बहुवचन है। तो वृत्तियां जो हैं 5 प्रकार की हैं, और ये जो वृत्तियां हैं क्लिष्टाः अक्लिष्टाः, क्लिष्ट वृत्तियां भी है और अक्लिष्ट वृत्तियां भी है। उनमें से क्लिष्ट वृत्तियां किनको कहते हैं उसका निरूपण करते हुए भाष्यकार ने ये कहा था कि क्लेश हेतुकाः कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूताः क्लिष्टाः। क्लेश हेतुकाः का तात्पर्य है क्लेशः हेतुर्यासाम ताः क्लेश हेतुकाः। क्लेश जिनके पीछे काम करे, जिनके पीछे क्लेश कार्य करते हैं, क्लेश जिनमें हेतु है, क्लेश जिनमें कारण है, उन वृत्तियों को कहेंगे क्लेश हेतुकाः। तो क्लेश हेतुकाः क्लिष्टाः। जिनमें क्लेश हेतु है, क्लेश कारण है, क्लेश के कारण होने वाली क्लेश है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ये क्लेश है। इन क्लेशों के कारण होने वाली जो वृत्तियां हैं, जिनके पीछे ये क्लेश काम करते हैं, ऐसी जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को हम कहते हैं क्लिष्ट वृत्तियां। तो इसीलिए कहा क्लेश हेतुकाः क्लिष्टाः। और ये जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो कैसी है तो कहते हैं कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूताः। ये क्लिष्ट वृत्तियां कर्माशय प्रचय, कर्माशय जो कर्म से होने वाला जो संस्कार, जैसा हम कर्म करते हैं हमारे चित्त में उसी प्रकार का संस्कार बनता है, तो वो है कर्माशय। और ये जो संस्कार है आसमन्तात् चित्त भूमौ शेरते इति आशयाः, चित्त रूपी भूमि में वे परे रहते हैं, सोए रहते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं, इसीलिए उनको आशय शब्द से कहते हैं। अर्थात ये कर्म संस्कार जो हमारे चित्त में सुप्त प्रसुप्त रहते हैं उनका जो समुदाय है, समूह है, प्रचय, वो है कर्माशय प्रचय। कर्म संस्कारों का जो समूह है उनके लिए ये जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो क्षेत्री भूता, क्षेत्र के समान है, खेत के समान है। खेत में क्या करते हैं हम, बीज जैसे खेत में बो देते हैं तो उसमें पुनः जो है वो अंकुरित होकर के बीज पुनः वृक्ष के रूप में, फिर फल के रूप में हमारे सामने आते हैं, अर्थात उससे उसकी वृद्धि होती है। उसी प्रकार ये जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, ये क्लिष्ट वृत्तियां ऐसी है कि कर्म संस्कारों, क्लेश कर्म संस्कारों से ये उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने के बाद अनेक उस प्रकार के संस्कारों को वो जन्म देने वाली होती है। इसीलिए इन वृत्तियों को कहा गया कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूता। कर्माशय समुदाय का ये क्षेत्र के समान है, अर्थात जन्मस्थली है, उनको उत्पन्न करने वाली ये क्लिष्ट वृत्तियां हैं। और अक्लिष्ट वृत्तियां कौन है? अक्लिष्ट वृत्तियों का निरूपण करते हुए कहा ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यः अक्लिष्टाः। ख्याति विषयाः गुणाधिकार विरोधिन्यः अक्लिष्टाः ताः वृत्तयः अक्लिष्टाः। उन वृत्तियों को हम अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं जो ख्याति विषयाः, ख्याति ही विषयो यासाम, ख्याति हो विषय जिनके, उनको हम कहेंगे ख्याति विषय। अर्थात जो विवेक ख्याति है वो जिसके विषय हो, विवेक ख्याति, उसको विषय बनाने वाली जो वृत्तियां है ख्याति विषयाः वृत्तयः अक्लिष्टाः। विवेक ख्याति को विषय बनाने वाली जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को कहेंगे अक्लिष्ट वृत्तियां। और ये वृत्तियां कैसी होती है? कहते हैं गुणाधिकार विरोधिन्यः। गुण, तीनों गुणों का जो अधिकार, अधिकार का मतलब है कार्यारंभन करना, अर्थात कार्य को प्रारंभ करना, कार्यकारिता, अपने अपने कार्यों को करने में जो गुण लगे रहते हैं
उन कार्य क्षमता को जो समाप्त करने देने वाली है, ऐसी गुणाधिकार के विरोधिनी ये वृत्तियां होती है अक्लिष्ट वृत्तियां। गुण, इन वृत्तियों के उदित होने पर गुण जो हैं अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। ऐसे गुण के जो अधिकार है, गुण के जो कार्य क्षेत्र है, उसको अवरुद्ध कर देने वाली जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को कहते हैं अक्लिष्ट वृत्तियां। तो ये जो अक्लिष्ट वृत्तियां, उनकी दो विशेषता हुई। एक ये है कि उनका विषय जो है वो विवेकक ख्याति है, विवेकक ख्याति को ये अक्लिष्ट वृत्तियां विषय बनाती, और साथ ही गुणों का जो कार्यारंभन क्षमता है, उस क्षमता को ये समाप्त कर देने वाली होती है। गुण अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनको गुणाधिकार विरोधिन्य कहा गया है। ऐसी वृत्तियां जो हैं वो अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। अब आगे ये कहते हैं कि सामान्यतः तो क्लिष्ट वृत्तियों का ही आधिक्य होता है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के प्रत्येक प्राणी में जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उनका ही आधिक्य होता है। तो उनमें ये अक्लिष्ट जो वृत्तियां हैं उनका उदय किस प्रकार से होता है उसको बतलाते हुए यहाँ पर ये कहते हैं कि क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा। क्लिष्ट प्रवाह पतिता का तात्पर्य क्या है? क्लिष्ट वृत्तियों का जो प्रवाह चलता रहता है उनके बीच में पड़ी हुई, क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पड़ी हुई जो वृत्तियां हैं वे भी अक्लिष्ट ही रहती है। वो अक्लिष्ट वृत्तियां अक्लिष्ट ही रहती है। अर्थात क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में आने वाली, बीच में पड़ने वाली जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वे अक्लिष्ट वृत्तियां अक्लिष्ट ही रहती है, वो क्लिष्ट नहीं हो जाती है, अर्थात क्लिष्ट वृत्तियों से प्रभावित नहीं होती है। इस बात को बता रहे हैं क्लिष्ट प्रवाह पतिताः अपि अक्लिष्टाः। उसी को अधिक स्पष्ट करने के लिए आगे कहते हैं कि क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टाः भवन्ति। क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टाः भवन्ति। ये जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट के छिद्र क्या है? क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्र है। छिद्र का तात्पर्य है उनके विरोधिनी, जो विरोधी जो स्थल है, विरोधी जो अवसर है वो क्या है? अभ्यास और वैराग्य। क्लिष्ट वृत्तियों के विरोधी जो स्थल है, विरोधी जो अवसर है वो क्या है? अभ्यास और वैराग्य। क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में भी जब कोई साधक अभ्यास और वैराग्य का अनुष्ठान करता है तो उसके कारण क्या है? ये है छिद्र। उन छिद्रों में क्लिष्ट छिद्रेष्वपि अक्लिष्टाः, क्लिष्ट छिद्रों में भी ये जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, क्लिष्ट के जो छिद्र है उन छिद्रों में भी, अर्थात विरोधी जो स्थल है अभ्यास और वैराग्य, उनमें ये जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वे उदित होती हैं। उनके उदित होने का ये अवसर होता है। इसलिए कहा क्लिष्ट प्रवाह पतिताः अपि अक्लिष्टाः और क्लिष्ट छिद्रेष्वपि अक्लिष्टाः भवन्ति। ऐसा अगर ना होता तो कभी भी जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं उन अक्लिष्ट वृत्तियों का उदय न होता। क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में रहते हुए भी जो अक्लिष्ट वृत्तियां ही रहती है, और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वो स्पष्ट होकर के अक्लिष्ट वृत्तियां सामने आती है। तो इसलिए कहा क्लिष्ट प्रवाह पतिताः अपि अक्लिष्टाः और क्लिष्ट छिद्रेष्वपि अक्लिष्टाः भवन्ति। फिर आगे कहते हैं कि अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टाः इति। इसी प्रकार अक्लिष्ट छिद्रेषु अर्थात जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं उनके अक्लिष्ट छिद्रेषु अपि क्लिष्टाः, अक्लिष्ट वृत्तियों का जो प्रवाह है इसको यूं समझे, जिस प्रकार हमने पहले कहा कि क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में विद्यमान जो अक्लिष्ट वृत्तियां वो अक्लिष्ट ही रहती है, इसी कारण से उसके विरोधी, उसके जो छिद्र अभ्यास और वैराग्य है उसके द्वारा उन अक्लिष्ट वृत्तियों का उदय हो जाता है क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में भी। ठीक उसी प्रकार से जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उन अक्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पतित जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं,
अक्लिष्ट वृत्तियों के बीच में विद्यमान जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, वे जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वे भी उदित हो जाती है। किससे? अक्लिष्ट छिद्र से। अक्लिष्ट छिद्र का तात्पर्य है अक्लिष्ट वृत्तियों के विरोधी जो विक्षेप है। जब अक्लिष्ट वृत्तियों के बीच में विक्षेप होता है, उस विक्षेप से वो क्लिष्ट वृत्तियां पुनः उदित हो जाती। अगर क्लिष्ट वृत्तियां उदित ना हो तो फिर कई बार जैसे हम लोग कहते हैं कि समाधि से पुनः व्युत्थान की स्थिति में लोग आ जाते हैं। ये जो व्युत्थान की स्थिति में आना है वो क्लिष्ट वृत्तियों के बिना संभव नहीं है। और ये क्लिष्ट वृत्तियां कब उदित होती है? जब अक्लिष्ट के जो छिद्र है अर्थात अक्लिष्ट वृत्तियों के बीच में जो विक्षेप है, उन विक्षेपों के कारण जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो उदित होती है। और उदित होने पर समाधि से पुनः व्युत्थान की स्थिति में योगी आ जाते हैं। तो इसीलिए इसी को ये बताया कि क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में भी अक्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट ही रहती है, और अक्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पतित जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट ही रहती है। और क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पतित जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वे अभ्यास और वैराग्य रूपी जो क्लिष्ट वृत्ति के विरोधी स्थल है, उसके कारण वे अक्लिष्ट वृत्तियां वो क्लिष्ट वृत्ति के प्रवाह में पुनः उदित हो जाती है। उसी प्रकार अक्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पतित जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, वे जो क्लिष्ट वृत्तियां भी विक्षेप के कारण अक्लिष्ट वृत्तियों के बीच में उदित हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या है? तथा जातीय का संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते। जैसे हमारे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के अनुरूप ही वृत्तियां बनती है। संस्कार के अनुरूप ही वृत्तियां बनती है, इसलिए कहा तथा जातीय का संस्कारा। उस प्रकार के जो संस्कार हमारे चित्त में रहते हैं, उन संस्कारों से संस्कार जो होते हैं वो संस्कार वृत्तिभिरेव क्रियन्ते, वृत्तियों के द्वारा ही संस्कार किए जाते हैं। अर्थात संस्कार वृत्तियों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। यदाकारा कारित हमारा चित्त होता है, तदनुरूप ही हमारा संस्कार बनता है चित्त में। इसीलिए कहा तथा जातीय का संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते। फिर संस्कारश्च वृत्तयः, और उन संस्कारों से पुनः जो है वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। जैसा संस्कार होगा वैसे ही वृत्तियां, जैसी वृत्ति होगी वैसे ही संस्कार। इस प्रकार से एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। इस प्रकार से वृत्ति और संस्कारों का जो यह चक्र है, यह चक्र अनिशम, अनिशम अर्थात अनवरत, ये जो वृत्ति और संस्कारों का जो चक्र है वो चक्र चलता रहता है। इसी बात को यही कहा एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। और इसके बाद तथा जातीय का संस्कार वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तयः एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते तद एवं भूतम चित्तम अवसिताधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयम वा गच्छति। तो इस प्रकार का एवं वृत्ति, ये जो वृत्ति और संस्कार का जो निरंतर ये जो क्रम चलता रहता है, उसके कारण क्या होता है? तद एवं भूतम चित्तम अवसिताधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। इस प्रकार का जो चित्त है वह चित्त अवसिताधिकारम, अवसितः अधिकारो यस्य सः तत् अवसिताधिकारम, जिस चित्त का अधिकार, अधिकार का तात्पर्य है कार्यारंभन, कार्य करने का जो अवसर है वो अवसित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे अवसिताधिकार वाला जो चित्त है वो क्या होता है? वह अवसिताधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। आत्मकल्पेन का तात्पर्य है आत्मा के सदृश, आत्मा के समान, पुरुष के समान व्यवतिष्ठते, ये चित्त विद्यमान होता है। क्यों? पुरुष गुणातीत है, गुणों का कोई असर पुरुष पर नहीं होता है, गुणों का कोई प्रभाव पुरुष पर नहीं होता है।
ठीक उसी प्रकार से जब इनका कार्य समाप्त हो जाता है, चित्त का कार्य समाप्त हो जाता है, हम लोग इस चीज को खास करके सांख्य कारिका में पढ़ते हैं और यहाँ भी हम इस चीज को जान ले कि गुणों की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के पीछे पुरुषार्थ कारण है। पुरुषार्थ क्या है? अर्थ माने प्रयोजन। पुरुष का प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग। एक प्रयोजन है भोग, पुरुष को भोग प्रदान करना, और भोग प्रदान करने के पश्चात उसको अपवर्ग अर्थात मोक्ष प्रदान करना। यही दो प्रयोजन है। जिन दो प्रयोजनों से गुणों की प्रवृत्ति होती है, दूसरे शब्द में कहें प्रकृति की प्रवृत्ति होती है, बुद्धि की प्रवृत्ति होती है, तो ये प्रवृत्ति के पीछे पुरुषार्थ ही जो है वो कारण है। तो पुरुषार्थ कारण है। जब पुरुष को ये भोग प्रदान कर दिया जाता है तब वह चित्त जो है अवसिताधिकार हो जाता है, अर्थात उसका जो प्रयोजन है वो प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, चित्त जो है कृतकृत्य हो जाता है। अवसिताधिकार होने का तात्पर्य है चित्त का कृतकृत्य हो जाना। तो यही चित्त चूंकि उस समय कृतकृत्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाने पर बिल्कुल निर्गुण पुरुष के समान वो हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो परिणामतः उसको कहा कि आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। तो ये आत्मकल्पेन चित्त का व्यवस्थान जो बताया गया है ये एक प्रकार से जीवन मुक्ति की अवस्था है। और उसके बाद कहते प्रलयम वा गच्छति, अथवा वह प्रलय को प्राप्त करने का मतलब क्या है? अपने कारण में उसका लीन हो जाना, चित्त का प्रकृति में लीन हो जाना। चित्त का प्रकृति में लीन हो जाने का तात्पर्य है वो विदेह कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये दो प्रकार का कैवल्य है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो यहाँ जो प्रथम जो अवस्था है कि अवसिताधिकार जब चित्त हो जाता है, चित्त का जो कार्य है वो जब समाप्त हो जाता है, चित्त कृतकृत्य हो जाता है, तब वो आत्मा के समान होकर के निर्गुण निष्क्रिय की भांति वह रह जाता है। इसीलिए कल्प प्रत्यय का प्रयोग किया गया है उसके समान बिल्कुल गुण, क्योंकि चित्त त्रिगुणात्मक है इसलिए सर्वथा गुणराहित्य तो संभव नहीं है। लेकिन निर्गुण पुरुष की भांति अर्थात गुण उस समय चूंकि कोई कार्य नहीं करता है इसलिए निर्गुण पुरुष की भांति वो निष्क्रिय होकर के विद्यमान रहता है, और वह जो स्थिति है वह स्थिति है जीवन मुक्ति की स्थिति। और उसके बाद दूसरा जो विकल्प बताया प्रलयम वा गच्छति, अथवा वह चित्त प्रलय को अर्थात अपने कारण में प्रकृति में अव्यक्त में वह लीन हो जाता है। तो ये जो स्थिति है वो विदेह कैवल्य की स्थिति है, ये स्थिति होती है। इस प्रकार से ताः क्लिष्टाश्च अक्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः, ये जो वृत्तियां होती है वो क्लिष्ट वृत्तियां होती है और अक्लिष्ट वृत्तियां होती है। और ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो वृत्तियां हैं ये 5 प्रकार की है। पंचधा वृत्तयः, 5 प्रकार की ये वृत्तियां हैं। तो 5 प्रकार की वृत्तियां कौन कौन सी है उनको बतलाने के लिए आगे कहते हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, इसमें द्वंद्व समास हम करेंगे। प्रमाणानि च विपर्ययश्च विकल्पश्च निद्रा च स्मृतिश्च इति प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति ये 5 जो हैं वृत्तियां होती हैं, चित्त की वृत्तियां होती है। इन 5 वृत्तियों के अंतर्गत ही जो चित्त की अनंत वृत्तियां हैं उन अनंत वृत्तियों का समावेश किसी न किसी रूप में, चाहे प्रमाण में, चाहे विपर्यय में, चाहे विकल्प में, चाहे निद्रा में, चाहे स्मृति में, उनका समावेश हो जाता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने उन अनंत वृत्तियों को पंचधा कहा, अर्थात 5 प्रकार की ये वृत्तियां हैं। इन 5 प्रकार की वृत्तियों में ही अनंत वृत्तियों का समावेश हो जाता है। इस प्रकार 5 प्रकार की वृत्तियों का यहाँ परिगणन कराया, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति। अब एक एक वृत्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक है। उसके लिए सबसे पहले जो प्रमाण वृत्ति है उस प्रमाण वृत्ति का लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। लक्षण क्या? प्रथमतः भेद प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम
प्रत्यक्षम च अनुमानम च आगमश्च इति प्रत्यक्षानुमानागमा। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीनों जो हैं प्रमाण कहलाते हैं। ये प्रमाण के ये तीन प्रकार है, तीन भेद है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यहाँ प्रमाण का लक्षण क्यों नहीं प्रस्तुत किया? टीकाकारों ने उसका समाधान करते हुए कहा है कि प्रमाण चूंकि अत्यंत प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध होने के कारण, सर्वविदित होने के कारण प्रमाण का कोई लक्षण यहाँ प्रस्तुत नहीं किया। और वह सर्वविदित जो प्रमाण का लक्षण है वो क्या है कि अनधिगत तत्वबोध प्रमा तत्करणम प्रमाणम। प्रमा का जो करण है, जो साधन है, यथार्थ बोध का जो साधन है, उस साधन को हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। इसी प्रकार सांख्य तत्व कौमुदी में भी प्रमाण का लक्षण चूंकि प्रस्तुत नहीं किया, इसीलिए सांख्य तत्व कौमुदीकार आचार्य वाचस्पति मिश्र ने वहां पर कहा प्रमाणमिति समाख्या। प्रमाण जो है ये समाख्या है। समाख्या का तात्पर्य है यौगिक शब्द है। ये समाख्या शब्द मीमांसकों की शब्दावली में से है। समाख्या विनियोग विधि के 6 सहकारीभूत प्रमाण माने गए हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। उनमें से ये जो समाख्या है, यौगिक शब्द को कहते हैं। समाख्या यौगिक शब्द, योग से, प्रकृति प्रत्यय के विभाजन से जिसका अर्थ ज्ञान हमको हो जाता है उसको हम कहते हैं यौगिक। जैसे प्रमीयते अनेन, ये इसका निर्वचन है। जो प्रमाण पद है उस प्रमाण का निर्वचन है प्रमीयते अनेन। तो प्रमीयते अनेन, ये जो प्रकृति प्रत्यय है, प्रपूर्वक मा धातु से ल्युट प्रत्यय करते हैं अनेन करण अर्थ में, तो उससे क्या होता है? प्रमाण पद निष्पन्न होता है। तो प्रमीयते अनेन, ये जो निर्वचन है, यही निर्वचन उस प्रमाण का लक्षण है और प्रमाण जो है उसका लक्ष्य है। तो इसी बात को प्रकारांतर से कहा गया है शास्त्रों में कि अनधिगत तत्वबोध प्रमा। जो अनधिगत तत्व है उसका जो बोध है, उसी बोध को प्रमा शब्द से कहा गया है। पहले से जो अधिगत नहीं है, पहले से जो ज्ञात नहीं है, जो अज्ञात तत्व है, अज्ञात तत्व का बोध होना, अज्ञात तत्व का ज्ञान जो है उसी को कहते हैं प्रमा। और उस प्रमा का जो करण है, जो साधन है, उसको कहते हैं प्रमाण। इस प्रकार से ये प्रमाण सामान्य का लक्षण चूंकि सर्वविदित है, सुगम है, इस कारण से सूत्रकार ने प्रमाण का कोई लक्षण नहीं किया, केवल प्रमाण का भेद बतला दिया कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन ही प्रमाण हमको इष्ट है। जैसा कि सांख्य में भी बतलाया गया है, ये तीन ही, दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन, तीन ही प्रमाण सांख्य दर्शन में माने गए हैं। उन्हीं को शब्दांतर से यहाँ बता दिया गया। दृष्ट के स्थान पर प्रत्यक्ष है, अनुमान वहां भी है, और आप्तवचन वो जो है आगम प्रमाण है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम तीन प्रमाण है। ये योग शास्त्र को अभिमत है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बतलाया गया है। अब उसका आगे व्याख्या करते हुए व्याख्या करते हुए व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं? इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु पर आघात तद विषया सामान्य विशेषात् मनोर्थस्य विशेषावधारण प्रधानावृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का ये लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। विशेषावधारण प्रधानावृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। आप इस चीज को ध्यान में रख लें कि सांख्य और योग दोनों में जो प्रमाण है वो वृत्त्यात्मक है, चित्त वृत्ति रूप है। वृत्ति शब्द का अर्थ हम लोग पहले कर चुके हैं। वर्तते अनया इति वृत्ति। जिस आकार में, जिस स्वरूप में हमारा चित्त विद्यमान होता है, चित्त के उसी स्वरूप, उसी आकार को हम कहते हैं चित्त की वृत्ति। कभी चित्त घट के आकार में आकारित हो जाता है। घट शब्द सुना नहीं कि हमारा चित्त घट के आकार में, कंबुग्रीवादिमान एक जो पदार्थ है घट, जिसको हम कहते हैं, उस घट के आकार में आकारित हो जाता है।
चित्त का घट के आकार में आकारित होना, यही जो है वृत्ति है, चित्त की वृत्ति है। तो वृत्ति ही जो है प्रमाण है सांख्य और योग दोनों के मत में, इसीलिए वृत्ति प्रमाणम। पहली बात तो ये है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है, उसको बतलाने के लिए ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में उसका दो स्वरूप होता है, प्रत्येक पदार्थ में उसके दो स्वरूप होता है। एक स्वरूप सामान्य स्वरूप होता है और एक उसका विशेष स्वरूप होता है। इसीलिए जो अर्थ है अर्थात वस्तु है, विषय है, उसको कहा गया सामान्य विशेषात्मा। सामान्यम च विशेषश्च इति सामान्य विशेषौ तौ आत्मा अर्थात स्वरूपम यस्य सह सामान्य विशेषात्मा। सामान्य और विशेष जिसका स्वरूप है, आत्मा है अर्थात स्वरूप है, ऐसा जो अर्थ है, ऐसा जो विषय, उसको कहा सामान्य विशेषात्मनः अर्थस्य। ऐसा जो पदार्थ, ऐसा जो विषय जिसके दो स्वरूप है, एक सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप, उनमें से विशेषावधारण प्रधानावृत्ति, जो विशेष स्वरूप है उसका अवधारण, उसका निश्चय जिस वृत्ति के द्वारा हो, ऐसी वृत्ति को हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाणम। विशेषावधारण प्रधाना अर्थात प्रधान रूप से विशेष का अवधारण जो वृत्ति कराती है, उस वृत्ति को हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। और ये इसकी प्रक्रिया क्या है, तो कहते प्रक्रिया यह है कि इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु पर आघात। इंद्रिय रूपी जो प्रणालिका है, इंद्रिय यहाँ एक माध्यम है। प्रणालिका जैसे खेत में सिंचाई के लिए हम क्या करते, कुछ नालियां बनाते हैं और नाली बना करके उन नालियों में हम जल डाल देते हैं, रेहत से जल निकाल करके उन नालियों में डाल देते हैं और नालियों के द्वारा वह जल क्यारियों तक जा करके क्यारियों का जो भी आकार है वही आकार ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इंद्रिय रूपी जो प्रणाली है, इंद्रिय रूपी जो माध्यम है, उस माध्यम से जो चित्त है उसका बाह्य वस्तु के साथ, बाहर जो वस्तु है, पदार्थ है, उसके साथ उसका उपराग होता है अर्थात संपर्क होता है। दूसरे शब्द में कहे सन्निकर्ष होता है। उस सन्निकर्ष के होने से तद विषया अर्थात तद बाह्य वस्तु विषया, उस बाह्य वस्तु के विषय में होने वाली जो चित्त की वृत्ति है, अर्थात चित्त उस बाह्य वस्तु के आकार में आकारित हो जाती है। वही जो आकारित होना, उसी को हम वृत्ति कहते हैं। इसलिए तद विषया वृत्ति प्रमाणम, तद विषयक जो वृत्ति है वो प्रमाण है। तो उनमें से ये विशेष बात बतला दी गई कि वह जो वस्तु है, वह जो अर्थ है, वह जो विषय है, उसका दो स्वरूप होता है, एक सामान्य स्वरूप और एक विशेष स्वरूप। उनमें से विशेषावधारण प्रधाना, जो विशेष स्वरूप है, उस विशेष स्वरूप का अवधारण अर्थात निश्चय कराने वाली, प्रधान रूप से उस विशेष स्वरूप के अवधारण, विशेष स्वरूप का निश्चय कराने वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति को कहते हैं प्रत्यक्षम प्रमाणम। वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण का यहाँ लक्षण प्रस्तुत किया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, इंद्रिय प्रणालिकया कह करके भाष्यकार ने यह बतला दिया है कि जिस प्रकार न्याय दर्शन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रमाणम, इंद्रिय का अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष है उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण माना है, इंद्रिय को एक प्रकार से प्रमाण माना है। तो यहाँ इंद्रिय तो एक माध्यम है, इंद्रिय प्रमाण नहीं है, अपितु इंद्रिय एक माध्यम है। इंद्रिय के माध्यम से जब चित्त का बाह्य वस्तु के साथ सन्निकर्ष या संपर्क होता है, उस संपर्क के कारण जब चित्त तदाकारित उस बाह्य वस्तु के आकार में आकारित हो जाती है, उसी को हम कहते हैं चित्त की वृत्ति। और उस चित्त की वृत्ति में दो बातें होती है, एक उस वस्तु का सामान्य स्वरूप और एक विशेष स्वरूप, दोनों ही अनुसूचित रहते हैं। लेकिन
जब विशेष स्वरूप का अवधारण, विशेष स्वरूप का निश्चय कराती है वृत्ति, तो उस वृत्ति को, चित्त की उस वृत्ति को हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। इसी को कहा बाह्य वस्तु पर, हाँ, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु पर आगाद तद विषया सामान्य विशेषात्मनोर्थस्य विशेषावधारण प्रधानावृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण हुआ। अब प्रमाण का फल क्या है? प्रमाण के द्वारा, इस प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा क्या फल प्राप्त होता है? तो कहते फलम अविशिष्टः पौरुषेयश्चित्त वृत्ति बोधः। फलम अविशिष्टः पौरुषेयश्चित्त वृत्ति बोधः। फल जो है चित्त वृत्ति बोधः, फलम चित्त की वृत्ति का जो बोध है, चित्त वृत्ति का जो बोध है, वह बोध जो है इसका फल है। चित्त वृत्ति से उत्पन्न होने वाला जो बोध, जो ज्ञान, उस ज्ञान को क्या कहा गया? उस ज्ञान को कहा गया है इसका फल। इसका ये फल कैसा है? तो कहते ये कहां होता है? ये वृत्ति बोध किसको होता है? तो कहते पौरुषेय, पुरुष को होता है। ये जो वृत्ति का बोध है वो पुरुष को होने वाला जो बोध है, पौरुषेय माने पुरुष को होने वाला जो बोध है, वृत्ति बोध है, उस वृत्ति बोध को कहते हैं इस प्रमाण का फल। और कैसा होता है? कहते हैं अविशिष्टः। अविशिष्टः का तात्पर्य है बुद्धि वृत्ति के ही समान, बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट अर्थात बुद्धि वृत्ति के ही समान जो होता है उसी को हम कहते हैं पौरुषेय बोधः, पुरुष को होने वाला बोध। अगर बुद्धि वृत्ति सुखाकाराकारित होती है तब ये पौरुषेय का तात्पर्य है बुद्धि में प्रतिबिंबित जो पुरुष है, उस पुरुष में जब बुद्धि का प्रतिबिंबन होता है, बुद्धि के प्रतिबिंबन होने से क्या होता है? बुद्धि जो है, बुद्धि जदाकारा कारित होती है, पुरुष भी उसी प्रकार का अभिमान करता है। तो पुरुष के द्वारा किया गया जो ये अभिमान है उसी को कहा गया है पौरुषेय बोध, वृत्ति बोध, पुरुष को होने वाला वृत्ति बोध। यहां ये ध्यान देने की बात यह है कि बुद्धिनिष्ठ जो ज्ञान है, बुद्धिनिष्ठ जो बुद्धि की जो वृत्ति है, वही वृत्ति है प्रमाण। और जब पुरुष उस बुद्धि वृत्ति को अपना लेता है, उस बुद्धि वृत्ति का अभिमान करता है, जदाकाराकारित बुद्धि वृत्ति होती है, पुरुष तदाकाराकारित सा प्रतीत होने लगता है। अगर बुद्धि वृत्ति सुखाकाराकारित है तो पुरुष अहम सुखी इत्याकारक प्रति संवेदन करता है। तो ये बुद्धि के द्वारा किया गया जो ये प्रति संवेदन है, बुद्धि के द्वारा किया गया जो बुद्धिनिष्ठ ज्ञान का जो अभिमान है, इसी को कहा गया पौरुषेय वृत्ति बोध। वस्तुतः पुरुष तो असंग है, पुरुष अपरिणामी है, किंतु बुद्धि प्रतिबिंबित जो पुरुष है वह पुरुष क्या होता है? अभी अभी हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र अर्थात व्युत्थाने, व्युत्थान काल में बुद्धि वृत्ति जैसी होती है, पुरुष भी तदाकाराकारित ही प्रतीत होती है। अर्थात बुद्धि वृत्ति के आकार में ही पुरुष प्रतीत होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यही बुद्धि वृत्ति के आकार में, इसी को कहा अविशिष्टः पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध। बुद्धि वृत्ति से बिल्कुल अविशिष्ट बुद्धि वृत्ति जैसी है, ऐसी ही बुद्धि वृत्ति के समान ही जो वृत्ति बोध होता है पुरुष को, वही जो है पौरुषेय बोध है, प्रमा है, और वही जो है उसका प्रमाण का फल है। फलम अविशिष्ट पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध, वही जो है वो चित्त वृत्ति बोध है। और बुद्धे है प्रतिसंवेदी पुरुषः इति उपरिष्टाद उपपादयिष्यामः। इसी बात को आगे
चूंकि स्वयं भाष्यकार आगे बतलाने वाले हैं, क्या बतलाने वाले हैं कि पुरुष जो है, पुरुषः बुद्धेः प्रतिसंवेदी, बुद्धि पुरुष का प्रतिसंवेदन करने, अरे पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदन करने वाला है। पुरुषः बुद्धेः प्रतिसंवेदी, पुरुष जो है वो बुद्धि का प्रतिसंवेदन करने वाला, प्रतिसंवेदन माने बुद्धि में जो संवेदन है उसका वैसा ही प्रतिसंवेदन। बुद्धि अगर सुखाकार आकारित है, पुरुष कहेंगे अहम सुखी, अहम दुखी, इस प्रकार से ये बुद्धि का प्रतिसंवेदन करने वाला वह पुरुष होता है। तो इसी बात को ये कहा बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषः इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यामः। आगे चल के हम इसके विषय में विशेष रूप से बतलाएंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि यह जो बुद्धिवृत्ति का जो अभिमान जो पुरुष करता है, उस बुद्धिवृत्ति के अभिमान की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में दो प्रमुख आचार्यों का कुछ मतभेद है। उस मतभेद को हम लोग यहाँ समझ लें और फिर आगे अनुमान की चर्चा करें। वो मतभेद इस प्रकार से है, आचार्य जो वाचस्पति मिश्र है तत्व वैशारधिकार, उनका यह कहना है बुद्धि चूंकि जड़ है, तो जड़ होने के कारण बुद्धि जो है स्वतः किसी विषय के आकार में, किसी पदार्थ के आकार में वो आकारित नहीं हो सकती। वो कैसे होगी? बुद्धि चूंकि जड़ात्मिका है, वो चूंकि प्राकृत है, प्रकृति का विकार है बुद्धि, प्रकृति चूंकि जड़ है, इसीलिए उसका विकार जो बुद्धि है वो भी जड़ है। तो जड़ होने के कारण जो जड़ बुद्धि है, वो जड़ बुद्धि किसी वस्तु के आकार में, किसी विषय के आकार में आकारित कैसे हो सकती है? वो नहीं हो सकती है। तो इस कारण से वो किसी पदार्थ का ज्ञान वो कर नहीं सकती है, किसी वस्तु के आकार में वो आकारित नहीं हो सकती। इसीलिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले चैतन्य की छाया उस पर पड़ती है, चेतन की छाया उस पर पड़ती है। तो चेतन की छाया पड़ने के कारण वह जो बुद्धि है, अचेतना बुद्धि है, वो अचेतना बुद्धि चेतनवत हो जाती है। जब चेतनवत होती है तब, और चेतनवत होने का मतलब है जो सन्निहित पुरुष है उसका बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है, उस प्रतिबिंब के पड़ने के कारण वह बुद्धि चेतनवत हो जाती है। पुरुष के सान्निध्य के कारण सन्निधि में विद्यमान जो पुरुष है, पुरुष चूंकि चेतन है, उस चेतन की छाया चूंकि जड़ बुद्धि में पड़ती है, इसीलिए वो जो जड़ बुद्धि है, अचेतना जो बुद्धि है, वो चेतनवत हो जाती है, चेतन के सदृश होता है। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो वहां भी क्या होता है? वो सूर्य वहां प्रकाशित होता हुआ दिखता है। खास करके उससे भी अधिक आसानी से हम समझ सकते हैं, एक दर्पण में जब हमें एक लाइट का प्रकाश है, किसी एक बल्ब का प्रकाश अगर एक किसी शीशे में, किसी दर्पण में अगर हम डालते हैं, वो दर्पण जो है फिर प्रकाशित करने लगता है। तो ये होता है। यहाँ तक कि हमारे मुख में जो है एक जो बल्ब है उसका प्रकाश जब पड़ता है और दर्पण के समक्ष हम खड़े होते हैं, मुख में जो प्रकाश है वो प्रकाश उसमें प्रतिबिंबित होने के कारण हमारा मुख जो है साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। तो ये होता है कि बुद्धि का जो बुद्धि जो अचेतन है, उस अचेतन बुद्धि में जब चेतन पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है तो अचेतन बुद्धि भी चेतनबद्ध हो जाती है और इसके फलस्वरूप वह किसी भी वस्तु के आकार में आकारित होने में सक्षम हो जाती है। वो वस्तु के आकार में आकारित होती है, यही है उससे, उसी को हम कहेंगे बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि का विषय के आकार में आकारित होना। इसमें जो पुरुष का प्रतिबिंब है, चैतन्य की जो छाया है, वह पुरुष प्रतिबिंब उस चित्त वृत्ति का ये साक्षी होता है। बुद्धि में जो पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है, वही प्रतिबिंब, वही पुरुष का प्रतिबिंब, वह चित्त वृत्ति का साक्षी होता है। चित्त वृत्ति अर्थात चित्त जडाकारा कारित होती है, उसका साक्षी, उसका दृष्टा, उसका बोधा, उसका बोध करने वाली कौन होती है? वही प्रतिबिंबित पुरुष है। इस प्रकार से, और प्रतिबिंबित जो पुरुष है, हाँ, वह उस पुरुष के द्वारा
अभिमत जो ये बोध है उसी को हम कहते हैं, वो अभिमान करता है, वो चूंकि दृष्टा होता है, साक्षी होता है, तो जदाकाराकारित बुद्धि है, तदाकाराकारित सा वो होता है। तो इसीलिए ये जो पौरुषेय बोध है उसी को प्रमा कहते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति पुरुष को इसी रूप में वस्तु का भोग प्रदान करती है। विषयाकाराकारित जो बुद्धि है उस बुद्धि का साक्षी चूंकि यह पुरुष है, इस रूप में वह जो बुद्धि है वह बुद्धि विषय का समर्पण पुरुष को, आत्मा को करती है। ये प्रक्रिया है। इस प्रकार एक ही प्रतिबिंब जो चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है, ये जो सिद्धांत है, इस कारण से आचार्य वाचस्पति मिश्र का जो मत है उस मत को हम एक प्रतिबिंबवाद कहते हैं। दूसरा जो मत है, दूसरे आचार्य है आचार्य विज्ञान भिक्षु, उनका जो मत है उसको द्विप्रतिबिंबवाद कहते हैं। उसमें भी जहां तक बुद्धि का चेतनावत होना है वहां तक तो वही एक प्रक्रिया है, अर्थात अचेतना बुद्धि चूंकि किसी वस्तु के आकार में आकारित नहीं हो सकती, इसीलिए चैतन्य की छाया, चैतन्य का प्रतिबिंब, पुरुष का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है और वो चेतनबद्ध हो जाती है। यहाँ तक की प्रक्रिया ज्यों की त्यों है। लेकिन उसके आगे जो चैतन्य की जो छाया है या पुरुष का जो प्रतिबिंब है, उस बुद्धि वृत्ति रूप ज्ञान को वह प्रतिबिंब ग्रहण नहीं करता है, ऐसा आचार्य विज्ञान भिक्षु का मानना है। तो परिणाम तो वो क्या कहते हैं, तब वह जो पुरुष है इस ज्ञान का अभिमंता या बुद्धा या दृष्टा या साक्षी, वह भोक्ता ये कहा जाता है। आपने कहा, तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि वो प्रतिबिंब जो है वो अर्थात पुरुष का जो प्रतिबिंब है, वह प्रतिबिंब जो है उस बुद्धि वृत्ति का जो बुद्धि वृत्ति रूप जो ज्ञान है उस ज्ञान का ग्रहण नहीं करता है। कौन करता है, तो कहते हैं शुद्ध पुरुष। शुद्ध पुरुष अर्थात जो सन्निहित जो पुरुष है, बुद्धि के सानिध्य में विद्यमान जो शुद्ध पुरुष है, उस पुरुष तत्व में बुद्धिनिष्ठ ज्ञान का पुनः प्रतिबिंब पड़ता है। अर्थात यदाकाराकारित होकर के बुद्धि पुरुष के समक्ष उपस्थित होती है, तो वो उस बुद्धि का पूरा प्रतिबिंब उस पुरुष पर पुनः पड़ता है। तो इस प्रकार से दो प्रतिबिंब हुआ और उस तब फिर उसको वह जो पुरुष है वो उसका बुद्धा या दृष्टा या साक्षी बनता है। कहने का तात्पर्य यह है, इस मत में दो प्रतिबिंब है। पहले तो प्रतिबिंब क्या है, जड़ बुद्धि में जो चैतन्य है पुरुष है उसका प्रतिबिंब पड़ता है। उसके प्रतिबिंब पड़ने से जड़ जो बुद्धि है वो चेतनबद्ध होती है, पुनः चेतनबद्ध होकर के वो विषयाकाराकारित होती है और विषयाकाराकारित होकर के तब विषयाकाराकारित जो बुद्धि है वो चेतन पुरुष में प्रतिबिंबित होती है। तब फिर वह जो चेतन पुरुष है वो जो है तब क्या होता है, उसका उस बुद्धि वृत्ति का साक्षी, बुद्धा या ज्ञाता कहलाता है। तो इस प्रकार से ये दो प्रतिबिंब पड़ने के कारण, एक प्रतिबिंब तो पहले चेतन का बुद्धि में प्रतिबिंब और उसके बाद विषयाकाराकारित जो बुद्धि है उस विषयाकाराकारित बुद्धि वृत्ति का पुरुष में प्रतिबिंब पड़ने के कारण, ये दो प्रकार के प्रतिबिंब होने के कारण इस वाद को द्विप्रतिबिंबवाद कहा जाता है। इस प्रकार से जो वृत्त्यभिमान की जो प्रक्रिया है, अर्थात पुरुष वृत्ति का अभिमान किस प्रकार करता है, इसके विषय में ये दोनों आचार्यों में मतभेद है। इनको समझने के बाद हम जो अनुमान का स्वरूप है उसको अब समझते हैं कि अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबंधो जहाँ तद विषया सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्तिर अनुमानम। अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः और भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः जहाँ संबंधः। यहाँ पर जो संबंध शब्द है, यह संबंध शब्द आया है संबद्ध लिंग के लिए अर्थात हेतु के लिए। ऐसा हेतु, संबंध माने हेतु, वो
कैसा हेतु है उसको आगे कहेंगे। यहाँ संबंध का अर्थ हेतु कैसे होता है, तो संबध्यते अर्थात साध्येन सह संबध्यते इति संबंध माने लिंगम हेतु। साध्य के साथ जिसका संबंध हो, साध्य के साथ किसका संबंध होता है, हेतु का संबंध होता है। वाहनी रूप जो साध्य है उस साध्य के साथ है जो धूम रूप हेतु है उसका संबंध होता है। इस कारण से संबध्यते साध्येन सह इति संबंध अर्थात हेतु। यहाँ संबंध शब्द का अर्थ है हेतु। कैसा हेतु, उसको वो कह रहे हैं कि अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः और भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः। अनुमेयस्य अर्थात जो अनुमेय है, अनुमेय क्या है, अनुमेय क्या होता है, पक्ष में साध्य का जो अस्तित्व है उसको सिद्ध करना ही अनुमेय होता है। जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात् जहां हम कहते हैं पर्वत है उसका पक्ष संदिग्ध साध्यवान पक्ष, न्याय शास्त्र में तर्क संग्रह आदि में बतलाया गया है। जहां पर साध्य के बारे में संदेह, पर्वत में अग्नि है अथवा नहीं, इसके बारे में दूर से व्यक्ति को संदेह होता है, तो इसीलिए पर्वत हुआ संदिग्ध साध्यवान। तो जो संदिग्ध साध्यवान होता है उसको कहते हैं पक्ष। और निश्चित साध्यवान, जहां पर निश्चित रूप से साध्य रहे उसको कहते हैं सपक्ष। और निश्चित साध्याभाववान, निश्चित रूप से जहां पर साध्य का अभाव हो, निश्चित रूप से जहां साध्य का अभाव हो उसको कहते हैं विपक्ष। तो सपक्ष जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात् यहाँ पर जैसे है, तो जो रसोई घर है, रसवती है, वह जो है सपक्ष है। क्यों, वहां अग्नि अवश्य, अग्नि रूप जो साध्य है वो अवश्य रहता है, इसलिए निश्चित रूप से रहता है, इसीलिए निश्चित साध्यवान है वो। निश्चित साध्यवान होने के कारण उसको हम कहेंगे सपक्ष। और निश्चित साध्य भाववान, जिसमें साध्य का अभाव निश्चित हो, ऐसा स्थल कौन है, हृद आदि है, जलाशय है, वहां अग्नि नहीं होता है जलाशय में, तो इसीलिए वो जो जलाशय हुआ, हृद आदि हुआ, वो विपक्ष हुआ। तो किसी सद हेतु को कैसा होना चाहिए, पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष में होना चाहिए और विपक्ष में नहीं होना चाहिए, वही सद हेतु होता है। जो हेतु पक्ष में रहे और सपक्ष में रहे लेकिन विपक्ष में ना रहे, उस हेतु को कहते हैं सद हेतु। तो यहां पर उसी का निरूपण करते हुए यहां पर ये कह रहे हैं कि अनुमेयस्य, हाँ इतना अंतर है न्याय और सांख्य योग में कि यहाँ वहनी का नहीं अपितु वहनित्व सामान्य का अनुमान होता है। अनुमान के द्वारा सामान्य का बोध होता है, वहनित्व सामान्य का, धूम के द्वारा, धुएं के द्वारा जो पर्वत है पक्ष, उस पक्ष में वहनित्व सामान्य का बोध होता है। तो इसीलिए जो ये जो साध्य है वो वहनित्व सामान्य है, इस प्रकार से हमको यहाँ समझना चाहिए। तो यहाँ कहा कि अनुमेय, जो अनुमेय है अर्थात पक्ष में जो साध्य के अस्तित्व का जो बोध है, ज्ञान है, तो वो वही है अनुमेय। तो उस अनुमेय का तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, तुल्य जातीय कौन हुआ, समान जातीय कौन हुआ, जैसे पर्वत है उसी प्रकार समान जातीय कौन है, समान जातीय है सपक्ष अर्थात रसवती, रसोई घर, वहां भी वहनी है, धूम भी है, वहनी भी है, दोनों वहां विद्यमान होता है। प्रातः काल जब किसी के घर से धुआं आता है, रसोई घर से, तो तुरंत हम अनुमान करते हैं, लगता है कि भोजन पकना शुरू हो गया, क्योंकि वहां धुआं दिख रहा है, माने उसमें आग है, आग प्रज्वलित हुआ माने भोजन पकना प्रारंभ हो गया, ये हम सामान्यतः कहते हैं। तो धूम और वहनी का वहां जैसे एक साथ विद्यमान होना है, उसी प्रकार यहाँ चूंकि उनमें से एक धूम दिखाई पड़ रहा है, पर्वत में दिखाई पड़ने के कारण हम कहते हैं पर्वतो वह्निमान धूमात्। तो सपक्ष में जो अनुमेय का जो तुल्य जातीय है, तुल्य जातीय अर्थात जो सपक्ष है, उसमें अनुवृत्तः जा संबंध, उसमें जो अनुवृत्त होना, उसमें विद्यमान होना,
किसका? संबंध का, हेतु का। जो हेतु तुल्य जातीय में विद्यमान हो, तुल्य जातीय में वह हेतु विद्यमान हो, उसी को कहा अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्ता। तुल्य जातीय में अनुवृत्त होना माने उसमें विद्यमान होना एक बात, और दूसरी बात क्या है? भिन्न जातीय व्यावृत्त। जो मैंने कहा सद हेतु को कैसा होना चाहिए? भिन्न जातीय में अर्थात विपक्ष में उसको नहीं होना चाहिए। तो भिन्न जातीय व्यावृत्त, भिन्न जातीय जैसे जलाशय आदि है उससे जो व्यावृत्त है, जो धूम रूप हेतु है वह हेतु जलाशय आदि से व्यावृत्त है, पृथक है, अलग है, उसमें नहीं रहता है। तो ऐसा वह संबंध तद विषय सामान्यावधारण प्रधानावृत्ति अनुमानम। तद विषय माने तद हेतु विषय, तद लिंग विषय, उस हेतु विषयक जो सामान्य अवधारण प्रधानावृत्ति, जिसमें सामान्य का अवधारण हो प्रधानतया, जिसमें वस्तु के सामान्य का अवधारण हो। वहनी जैसे वस्तु है, उस वस्तु का सामान्य क्या? वहनित्व। उस वहनित्व सामान्य का प्रधानतया अवधारण अर्थात निश्चय कराने वाली जो वृत्ति है अर्थात चित्त वृत्ति है, वह अनुमान है। अनुमानम उदाहरण देते हैं, यथा देशांतर प्राप्ते है गतिमत चंद्र तारकम। गतिमत चंद्र तारकम देशांतर प्राप्ते है, देशांतर प्राप्ते है गतिमत चंद्र तारकम। देशांतर प्राप्ते है ये जो है हेतु है, और चंद्र तारकम गतिमत, चंद्र तारकम यह जो है पक्ष है, और गतिमत्व जो है उसमें जो है वो साध्य है। गतिमत्व उसमें साध्य है, गतिशीलता। चंद्र और तारा में जैसे पर्वत में वहनित्व जैसे साध्य है, उसी प्रकार से यहाँ पर चंद्र तारा आदि में गतिमत्व जो है वो साध्य है। चंद्र तारा आदि पक्ष है, तो गतिमत चंद्र तारकम, चंद्र तारकम गतिमत। हेतु क्या है? देशांतर प्राप्ते है, एक देश से, एक स्थान से दूसरे स्थान को चूंकि ये चंद्र और तारा आदि प्राप्त करते हैं, इस कारण से ये गतिशील है। ये चंद्र तारा आदि गतिशील है क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त करते हैं। तो ये जो गतिशीलता है, उस गतिशीलता को सिद्ध कर रहे हैं किससे? देशांतर प्राप्ते है, इस हेतु से। तो इसमें अन्वय व्याप्ति क्या हुआ कि जहां जहां देशांतर प्राप्ति हो, एक देश से दूसरे देश तक पहुंचना हो, वो जो है वहां वहां क्या होगा? वहां गतिमत्व, गतिशीलता ये सिद्ध होती है। एक देश से दूसरे देश को प्राप्त किए बिना उसमें जो है गतिशीलता, गतिशीलता के बिना एक देश से दूसरे देश को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे हम सब आज यहाँ हैं, हम आज वाराणसी में हैं, कल हम इलाहाबाद पहुंच सकते हैं, परसों हम कानपुर पहुंच सकते हैं। क्यों? गतिशीलता है। इस कारण से अगर गतिशीलता ना हो, एक जगह स्थित होने वाली कोई वस्तु हो, तो एक जगह से दूसरे जगह वो नहीं पहुंचता, क्योंकि उसमें गतिशीलता नहीं है। गतिमत चंद्र तारकम, चंद्र और तारा गतिशील है क्योंकि देशांतर प्राप्त, एक देश से दूसरे देश को प्राप्त करता है। तो जहां जहां देशांतर प्राप्ति है वहां वहां जो है गतिमत्ता है, गतिशीलता है। ये है अन्वय व्याप्ति। यत्र यत्र गतिमत्वम तत्र तत्र देशांतर प्राप्तित्वम। तो ये हुआ अन्वय व्याप्ति। तो इससे क्या हो जाता है? देशांतर प्राप्त है, क्योंकि देशांतर को ये प्राप्त कर रहे हैं कौन? चंद्रमा और तारा। इस कारण से ये गतिमत, गतिशील है। तो चैत्रवत, जैसे उदाहरण दिया चैत्रवत, उदाहरण है चैत्र नामक कोई व्यक्ति, वो गतिशील है। क्यों? क्योंकि एक देश से आज अगर वाराणसी में है तो कल इलाहाबाद, परसों जो है लखनऊ, पर चौथे दिन जो है कानपुर। इस ढंग से भिन्न भिन्न स्थानों को वो प्राप्त करता है, या एक ही शहर में भिन्न भिन्न जगहों को वो प्राप्त करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उसकी गतिशीलता जो है चैत्र में
हाँ, तो क्योंकि एक देश से दूसरे देश तक वो पहुंचता है, इससे सिद्ध होता है कि चैत्र जो है गतिशील है। उसी प्रकार उसका वो बताते हैं विंध्यश्च अप्राप्ति अगति। और विंध्य पर्वत कैसा है, तो कहते हैं विंध्य पर्वत चूंकि गतिशील नहीं है, इसीलिए वो एक देश से दूसरे देश को प्राप्त नहीं कर सकता। अप्राप्ति, विंध्य पर्वत जो है एक देश को छोड़ करके जहां है वही है, वो विंध्य पर्वत अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें गतिशीलता नहीं है। विंध्यश्च अप्राप्ति, जो विंध्य पर्वत है वो किसी और स्थान को प्राप्त नहीं करता है, देशांतर को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि अगति ही, वो गतिशील नहीं है। जो गतिशील होता है वही एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त कर सकता है। चूंकि चंद्र और तारा एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त कर रहा है, इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये गतिशील है, गतिमत है। इसी को उदाहरण के तौर पर यहाँ पर उपस्थापित किया कि हम अनुमान किसको कहते हैं? अनुमान कहते हैं उस वृत्ति को जो सामान्य का अवधारण कराएं, सामान्य का निश्चय कराएं, और वो वृत्ति किससे बनती है? तो कैसे? उस हेतु से बनती है जो हेतु तुल्य जातीय में, अनुमेय जो है उसके जो तुल्य जातीय अर्थात जो सपक्ष है उस सपक्ष में विद्यमान रहे और विपक्ष में विद्यमान न रहे, ऐसा जो हेतु है उस हेतु से बनने वाली, उस हेतु से होने वाली जो हमारी चित्त की वृत्ति है, जो कि सामान्य का विशेष रूप, सामान्य का ही जो प्रधानतया अवधारण कराती है अर्थात निश्चय कराती है, उस वृत्ति को हम कहते हैं अनुमान। उदाहरण देकर के कहा कि जो चंद्र और तारा है वो गतिशील है, क्योंकि देशांतर प्राप्त है, वो एक देश से दूसरे देश को वो प्राप्त करते हैं। यहाँ देशांतर प्राप्त है, यह ऐसा हेतु है जो पक्ष में विद्यमान है। पक्ष कौन है? चंद्र तारकम, उसमें विद्यमान है। और सपक्ष में विद्यमान है, चैत्र आदि जैसे उदाहरण दिया, चैत्र जो है गतिशील है, उसमें वो देशांतर प्राप्त है, ये जो हेतु है वो विद्यमान है। और जो विपक्ष है विंध्य पर्वत है, उसमें वो विद्यमान नहीं है, उसमें गतिशीलता देशांतर प्राप्ति उसमें विद्यमान नहीं है। इस कारण से ऐसा हेतु, इसमें देशांतर प्राप्त है ये हेतु है जो अनुमेय के जो तुल्य जातीय है अर्थात सपक्ष है उसमें विद्यमान हो और विपक्ष में विद्यमान ना हो। यहाँ अनुमेय क्या है? गतिमत्ता, गतिमत्वम, गतिशीलता, यही है अनुमेय। और उस अनुमेय का क्या है? यहाँ ये पक्ष में विद्यमान है, चंद्र तारकम में विद्यमान है, और सपक्ष में विद्यमान है, चैत्र में विद्यमान है, और विपक्ष में विद्यमान नहीं, विपक्ष जो विंध्य है उसमें विद्यमान नहीं है। तो इस कारण से ये जो है क्या है? ये अनुमान है। और वो क्या है? सामान्य। सामान्य किसका? वही गतिमत्व का, गतिमत्व सामान्य का यह गतिमत्व सामान्य के आकार में आकारित हमारी वृत्ति होती है। तो यही वृत्ति जो है चित्त की वृत्ति, यही है अनुमान। तो इस प्रकार ये जो अनुमान है उसका स्वरूप यहाँ बतलाया गया। इसके पश्चात आगम का प्रसंग आता है। अब आगम के प्रसंग को हम लोग फिर अगली कक्षा में बुधवार को करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। किसी को कोई शंका हो? मैंने सबको अनम्यूट किया है, अगर किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। जी गुरुजी। अपना नाम बताइए और अपने आप को अनम्यूट करके। मेरा नाम रुपेंद्र सिंह है। क्या नाम है? रुपेंद्र सिंह। रुपेंद्र सिंह, बताएं। हाँ गुरुजी, ये जो विज्ञान भिक्षु के मत में जो द्विप्रतिबिंबवाद है,
हाँ जी, इसमें जो शुद्ध पुरुष को बोध होगा तो उसका जो पुरुष में जो निर्लेपपन है उसका नाश की आपत्ति होगी। बोध जो है वो प्रतिबिंब विधया ही है। बोध जो हाँ जी, है वो प्रतिबिंब विधया है, हाँ जी। इस कारण से वो निर्लिप्त ही रहेगा। प्रतिबिंब विधया बोध होने के कारण निर्लिप्त ही रहेगा। ठीक है गुरु जी, ठीक, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। और कोई? जी गुरु जी। शायद किसी का अब कोई जिज्ञासा रहा नहीं।